हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे भोले भंडारी, अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। मुझ पर? मतलब? अरे मतलब हम पर बनाए रखना। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, आप वापस कब आओगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो, काम के सिलसिले में मैं 3 दिन बाहर रहता हूँ और बस 3 दिन ही घर पर रह पाता हूँ। हाँ जानती तो हूँ, पर आपके बिना मन नहीं लगता। सूना सूना सा लगता है घर। क्यों? माँ तो है ना तुम्हारे साथ, फिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अरे माँ जी तो सारा दिन पूजा पाठ और सत्संग में ही लगी रहती हैं। फिर तो बड़ी दिक्कत होती होगी तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम्हारी एक सौतन ले आता हूँ, फिर तुम भी खुश और मैं तो डबल खुश। खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, लेट हो रहा हूँ, अब निकलता हूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद राजीव ने अपनी माँ के पैर छुए कर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करता। उसके इस व्यवहार की वजह से ही वो सबका प्यारा था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते और साथ ही उसका बहुत सम्मान करते। लगभग 1 घंटे बाद राजीव शहर पहुंच चुका था। वहां बस अड्डे के पास ही एक मंदिर था। राजीव उस मंदिर में गया और फिर हे भोले भंडारी, मुझे क्षमा करना, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजीव मंदिर के पीछे की तरफ चला गया, जहां अमूमन कोई नहीं जाता था। उसने अपना बैग खोला, फिर उसने अपनी शर्ट उतार कर वहीं पर पठानी कुर्ता और सिर पर एक गोल टोपी पहन ली। चंद पलों में ही राजीव पूरी तरह से बदल गया था। वो राजीव से रिजवान बन चुका था। एक गली से होते हुए वो एक दुकान में पहुंचा और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा, इरफान सुलेमान, कैसे हो आप सब? अरे भाई, पहली तारीख है आज, आ जाओ, सब लोग अपनी अपनी पगार ले लो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अरे चचा, आप मुझसे खुश हैं तो अल्लाह तो मुझसे खुश होगा ही ना। जरूर होगा बेटा, तुम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हो हमारे लिए। बस करो चचा, जितनी पगार है आपकी उतनी ही मिलेगी, इससे ऊपर एक पाई नहीं दूंगा। तो तारीफ करने का कोई खास फायदा नहीं है, समझे? दुकान से आगे बढ़कर उसने बाजार से कुछ फूल खरीदे और फिर एक घर में पहुंचा। अजी रजिया बानो घर पर हैं क्या? नहीं है, वो चली गई अपने शौहर से नाराज होकर। वो क्या है ना, उनके शौहर उन्हें वक्त ही नहीं देते, तो क्या करती बेचारी, इसीलिए चली गई। या खुदा खैर कर, इतना गुस्सा तो फिर ठीक है, जब रजिया यहाँ है ही नहीं तो ये फूल मैं किसी और को दे आता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, इधर लाइए। आप हर हफ्ते क्यों जाते हैं दूसरे शहर? यहाँ भी तो कपड़े की ढेर सारी दुकानें हैं ना। हाँ, पर यहाँ के कपड़े में वो बात नहीं जो सूरत के कपड़े में है। आने जाने में 3 दिन जरूर लग जाते हैं, लेकिन वहाँ के कपड़े की यहाँ बड़ी पूछ है। अगर अच्छा कपड़ा नहीं लाऊंगा तो अच्छे सूट कैसे बनेंगे, और अगर अच्छे सूट नहीं बनेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? रहमत चाचा, इरफान और सुलेमान की पगार भी तो निकालनी होती है ना हर महीने, और फिर तुम्हारे अब्बू। बस करिए, मैं समझ गई। 2 अलग अलग जिंदगियां जीकर राजीव सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या मालूम था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। एक दिन शहर जाते हुए रिजवान की बस को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में रिजवान बुरी तरह से घायल हो गया और फिर अस्पताल में। अब डॉक्टर साहब, इससे बचा लो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते, बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि इसकी सांसें चलती रहें। बस बहुत हो गया। रसिया तो अपने शोहर से मिल लेगी, लेकिन अगर राजीव को कुछ हो गया तो मैं किस मुंह से अल्लाह के पास जाऊंगा? उसकी पत्नी सरिता को भी उससे मिलने का हक है।
ये सोचकर रहमत चाचा फौरन बस पकड़कर राजीव के गांव पहुंचे और राजीव की पत्नी सरिता और उसकी मां सुमित्रा को लेकर अगले ही दिन शहर वापस आ गए। जैसे ही सरिता और सुमित्रा ने राजीव को अस्पताल के बेड पर देखा तो वो हैरान रह गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई, इसलिए तुम गांव में मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही रह पाते थे क्योंकि यहाँ आकर तुम गुलछर्रे जो उड़ाते थे। अच्छा है भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है राजीव। रिजवान, ये लड़की क्या कह रही है? कौन राजीव? क्या कहा रिजवान? ओ, तो इसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। सच तो ये है कि ये रिजवान नहीं बल्कि मेरा पति राजीव है। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजीव कभी नहीं चाहता था कि उसका राज ऐसे खुले। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रहमत चाचा आगे बढ़े और भड़कते हुए बोले, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अरे ये अल्लाह का नेक बंदा है और भोले बाबा का सच्चा भक्त भी है। सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रही हो। ये किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। रजिया, जिस लड़के से तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी तय की थी वो था असली रिजवान, जिसने आखिरी वक्त पर तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अब्बू से पूरे 20 लाख का दहेज मांगा था उसने, और सलामत मियाँ कर्जे में डूबे हुए थे। कहाँ से देते इतने पैसे? इस फिक्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। एक तो उनके जाने का गम और दूसरा शादी टूटने की खबर सुनकर कहीं तुम टूट ना जाओ, इसलिए तुम्हारे अब्बू की दुकान में काम करने वाला राजीव सिर्फ तुम्हारे लिए रिजवान बन गया। और सरिता, ये जो तुम्हारा राजीव है ना, रजिया से शादी करने के बाद इसे बस तुम्हारी ही चिंता सताती रहती थी, क्योंकि ये तुमसे पहले ही सगाई कर चुका था और ये भी अच्छे से जानता था कि तुम सगाई टूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसलिए इसने गांव आकर तुमसे भी शादी की समझी। तुम दोनों में खुद को बांटने का फैसला गलत था या सही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम दोनों में से किसी के भी साथ इसने कुछ गलत बर्ताव किया है कभी, या फिर किसी को कोई कमी होने दी है? बताओ। अब वहां एक गहरी खामोशी थी। सरिता और रजिया खामोश थी। राजीव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसकी मां सुमित्रा उसका सिर सहला रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद माँ, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजीव अपनी दुकान के लिए निकल गया और उसके जाते ही रजिया ने सुमित्रा को आवाज लगाकर कहा, अम्मी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए पराठे बना रही हूँ। आप रहने दो दीदी, आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, पराठे मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे, तुम्हारे हाथों में रजिया जैसा स्वाद कहाँ, और वैसे भी पूजा तो तुम्हें भी करनी है ना। जाओ, बाद में दोनों मिलकर पराठे बनाना, फिर तीनों साथ बैठकर खाएंगे। अब सब ठीक था, बल्कि पहले से बेहतर था। ना तो राजीव को खुद को बदलने की जरूरत थी और ना ही किसी से कुछ छिपाने की। उफ, अब ये छोटे नवाब कनिष्क जी कहाँ रह गए? तैयार होने में कितना टाइम लगाता है ये लड़का, हमें पहले ही देर हो रही है। कनिष्क, कनिष्क! आ गया माँ, आ गया। तुम भी ना जब देखो बस जल्दी करो करती रहती हो। अरे जवान लड़का है, सजने संवरने में समय तो लगेगा ना। क्यों मेरी प्यारी भाभी? भाभी के बच्चे, अभी बताती हूं मैं तुझे। आ, 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 माँ छोड़ो मेरा कान, दुख रहा है। भाभी आप ही कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए माँ जी, अभी छोटा है। बहू, तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, जब से आई है इसी की तरफदारी लेती रहती है बस। माँ बाकी की डांट इसे गाड़ी में लगा देना,
वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। आंचल चौधरी परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी और अजय की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। शादी के 4 महीने बाद वो सब अपनी बड़ी बहू को लेकर अपने कुलदेवी के मंदिर बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सब वहां पहुंच जाते हैं, जहां पंडित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो सब मंदिर के बाहर पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से एक सांप निकल कर आता है और अजय के पैर पर डस कर चला जाता है। अरे, आप ठीक तो है ना? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अजय के शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का सदमा आंचल को इस कदर लग चुका था कि उसे ना तो खाने पीने का होश था और ना ही अपनी कोई सुध। भाभी, अगर आप कुछ भी नहीं खाओगी तो ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा कनिष्क, जिसमें तुम्हारे भैया ही ना हो। ऐसा मत कहो भाभी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? और अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर आंचल खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो कनिष्क को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कनिष्क भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ ही देर में आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कनिष्क उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख अब हर रोज कनिष्क उसकी देखभाल करने लगा। वो दोनों साथ में खाना खाते, हंसते, बातें करते। समय के साथ अब आंचल भी अजय को भूलने लगी और कनिष्क की तरफ आकर्षित होने लगी। एक रोज ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपकी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कनिष्क, तुम तो अपने भैया से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब ये आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद अपने परिवार से छुपकर शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कनिष्क को शहर से एक नौकरी का ऑफर आता है। वो शहर जाने की तैयारी करता है। उसकी माँ सुषमा भी उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, तू चिंता मत कर, एक बार कनिष्क वहां सेटल हो गया तो हम तुझे भी वहां बुला लेंगे। तब तक तू यहाँ संभाल और मैं वहां जाकर इसके रहने का इंतजाम करती हूँ। उधर कनिष्क माँ से चोरी छुपे आंचल से कहता है, भाभी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और आपसे शादी कर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना। आंचल कनिष्क से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन कनिष्क तो उससे बस टाइम पास ही कर रहा था। शहर जाकर वो आंचल को पूरी तरह ही भूल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब वो शहर में खुद का मकान ले लेते हैं। कुछ समय बाद कनिष्क को अपनी ही ऑफिस की लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी माँ उन दोनों की शादी करवा देती है। उधर जब ये बात गांव में आंचल को पता चलती है तो वो झट से ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है और शादी के मंडप में पहुंच जाती है। कनिष्क और सुरभि की शादी हो चुकी होती है। आंचल को वहां देख कनिष्क उससे पूछता है, अब भाभी, आप यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी भावनाओं के साथ खेलते हुए? पहले मुझसे प्यार के वादे किए, शादी की, संबंध बनाए और फिर शहर आकर इसके साथ शादी कर ली। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं सच कह रही हूं माँ जी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। कनिष्क शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है। सुषमा सब समझ जाती है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ऐसा काम किया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
देखिए, सुरभि और कनिष्क ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। उसी तरह आंचल और कनिष्क ने भी अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। इसलिए अब कनिष्क को अपनी पहली पत्नी और दूसरी दोनों पत्नियों के साथ ही रहना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सब जानते थे कि अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहीं सुरभि और आंचल, जो कि सौतन कम देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे से मुंह बना लेती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा मेरा और कनिष्क का है, ना कि तुम्हारा। भूलो मत, कनिष्क तुमसे पहले मेरा पति है। उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि तुमसे। अरे काहे का पति? अपने ही देवर को फंसाकर उससे शादी करके तुम्हें शर्म ना आई? ओफो, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो, और वो भी आज की रात? कनिष्क, तुम मेरी सौतन उर्फ जेठानी को कह दो कि यह कमरा मेरा और तुम्हारा है, ना कि उनका। कनिष्क, तुम भी मेरी देवरानी उर्फ सौतन को समझा दो, तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी, इसलिए इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का पहला हक भी मेरा ही है, ना कि तुम्हारा। दोनों सौतने एक दूसरे के साथ देर रात तक बहस करती हैं, तो वहीं कनिष्क अपना तकिया और चादर लिए छत पर सोने चला जाता है। अगले दिन वो दोनों सौतने, जो कि देवरानी जेठानी भी थी, अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती हैं। आंचल गांव का शाकाहारी खाना बनाती है, तो वहीं सुरभि शहरी मॉडर्न खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, पास्ता, सैंडविच और नूडल्स। वाह, सचमुच मजा ही आ गया। कनिष्क, आप बिल्कुल भी ये खाना नहीं खाओगे, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे इस घास फूस से तो अच्छा ही है। अगर ये मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे तो वो ये घास फूस भी नहीं खाएंगे। इस तरह बेचारा कनिष्क भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक रोज। हैप्पी बर्थडे कनिष्क। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कनिष्क। कनिष्क डार्लिंग, आज मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स बुक करवाई हैं। उसके बाद हम दोनों 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाएंगे। कनिष्क, हमें जन्मदिन के दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। ओह शट अप, आज के मॉडर्न जमाने में भला ये सब बातें कौन करता है? दोनों में बहसबाजी फिर शुरू हो जाती है। फिर कनिष्क चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। कनिष्क मेरा है, मेरा है। परेशान हो गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे मैं इंसान हूं, कोई ट्रॉफी नहीं जो तुम दोनों मेरे लिए लड़ रही हो। मैं दुखी हो चुका हूं तुम दोनों से, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों को तलाक देकर अपना पीछा छुड़ा लूं। हाँ, ताकि फिर जाकर तू किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। ये आप क्या कह रही हो माँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इन दोनों को तलाक देने के बाद तू किसी और से शादी करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ चक्कर चलाते हुए? ऊपर से तुमने उससे शादी भी कर ली और हमें बताए तक नहीं। तेरी इस गलती की वजह से एक नहीं बल्कि तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सारा मोहल्ला हम पर हंसता है। और आंचल बहू, तू तो समझदार थी। तू चाहती तो कनिष्क को रोक सकती थी, लेकिन तूने भी उसे नहीं रोका। सुषमा की बात सुनकर आंचल शांत हो जाती है। आंचल के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसे लेकर आंचल एक फैसला लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, सारी गलती मेरी ही थी। इसलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं कनिष्क को तलाक दे दूंगी और इन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो? आंचल, मेरी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं कनिष्क, अब यही मेरी सजा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अब खुश रहना। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर देना। इसके बाद आंचल सदा सदा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाती है। कनिष्क और सुरभि अपनी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताने लगते हैं। उधर कुछ समय बाद आंचल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है
और एक भले इंसान से ब्याह रचाकर खुशी खुशी रहने लगती है।